इसका कार्यालय दिल्ली में, मुख्य कार्यालय दिल्ली में हूँ। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वे के.जी. बालकृष्णन हैं। ये संक्षिप्त में इसके ढांचे की बात हो गई। अब हम आते हैं इसके कार्य क्या हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य: पहला, न्यायालय के अनुमोदन से न्यायालय में चल रहे मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामले की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने का अधिकार। बहुत महत्वपूर्ण है। ये आयोग जो है वो न्यायालय के अनुमोदन से ही न्यायालय में चल रहे मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी किसी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हस्तक्षेप करने का अधिकार। दूसरा, आयोग भारत के किसी भी राज्य की जेल या किसी अन्य संस्था जो व्यक्तियों को सुधारने, बचाने या इलाज के लिए हो, उसका अवलोकन कर सकता है। अब ये क्या मुद्दा है? आयोग के सदस्य जेल जा सकते हैं और वहाँ निरीक्षण कर सकते हैं। आयोग के सदस्य व्यक्ति सुधार केंद्रों में जा सकते हैं। आयोग के सदस्य व्यक्तियों को सुधारने, बचाने या उनके इलाज के लिए अस्पताल वगैरह जो हों वहाँ भी जाकर निरीक्षण कर सकते हैं। आखिर ये अधिकार क्यों दिया गया, या ये उनका कार्य क्षेत्र में क्यों आता है? इसलिए ये सुनिश्चित करता है मानवाधिकार आयोग कि जेल के अंदर जो बंदी हैं, चाहे वो सजा याफ्ता बंदी हो, चाहे जिनके खिलाफ अभी कार्रवाई प्रारंभ होनी हो, ऐसे बंदियों के साथ मानव जैसा व्यवहार हो रहा है कि नहीं। मैंने आपको पूर्व में बताया कि बंदी रहते हुए भी बंदियों के कुछ अधिकार हैं। तो मानवाधिकार आयोग के सदस्य इन जेलों में जाकर ये देखते हुए सुनिश्चित करते हैं कि वहाँ पर जो अधिकार मानवों को दिए गए हैं वो बंदियों को भी दिए जा रहे हैं कि नहीं। कहीं बंदी उन अधिकारों से वंचित तो नहीं है। बंदियों को वकील की सुविधा है कि नहीं, बंदियों को लोगों से मिलने की सुविधा है कि नहीं नियमानुसार, आदि आदि। ऐसे ही अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं, वहाँ पर जो सुविधाएं उनको अधिकार के तहत मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं कि नहीं। व्यक्तियों को सुधारने के लिए जो सुधार गृह बने हैं, सुधार गृह में कहीं इनके साथ अत्याचार तो नहीं हो रहा है, जेल के अंदर बंदियों के साथ कहीं अत्याचार तो नहीं हो रहा है। अपराधी घोषित होना और जेल में रहना, ये तो न्यायालय, जेल में रखना ये न्यायालय के आदेश पे होता है। उसके बाद ऐसा कई बार सुनने में आता है कि पुलिस इन कैदियों के साथ दुर्व्यवहार करती है, पिटाई करती है और न जाने कितने अन्य तरीके अख्तियार करके इनको परेशान करती है। ऐसा ना हो, इसे देखने के लिए मानव अधिकार आयोग के सदस्यों को इन क्षेत्रों में जाने की अनुमति है। इसके अलावा आयोग भारत के किसी भी राज्य की जेल या संस्था की स्थिति का अवलोकन करके सुझाव भी दे सकता है, चाहे वो व्यक्तियों के सुधारने से संबंध हो, बचाने से संबंध हो, उनके इलाज से संबंध हो। तो एक तो निरीक्षण करके वहाँ मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, दूसरा वह सुझाव भी दे सकता है। उसके कार्य क्षेत्र के दायरे में आता है कि मानव अधिकार आयोग को यह अधिकार है कि वह सरकार को, संबंधित सरकार को वहाँ की जेल, वहाँ के सुधार गृह आदि के संबंध में सुझाव दे। अगला, संविधान द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा हेतु बनाए गए, कानून द्वारा दिए गए रक्षा उपायों की जांच करना और उसे प्रभावी ढंग से लागू करना सुनिश्चित करना। संविधान द्वारा जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उन मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कानून में जो प्रावधान किए गए हैं,
ये प्रावधान पर्याप्त हैं कि नहीं, इन प्रावधानों का ठीक से पालन किया जा रहा है कि नहीं, कैसे इन अधिकारों की बेहतरी के लिए, बेहतर रक्षा के लिए और क्या क्या उपाय किए जाएं, यह भी मानव अधिकार आयोग के दायरे में आता है, कार्य क्षेत्र में आता है। चौथा, मानव अधिकार आयोग किसी अधिकार के उल्लंघन या हनन की शिकायत की जांच करने की पात्रता रखता है। मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के हनन या उस उल्लंघन की शिकायत मिलने पर उसके जांच कर सकता है, जांच करने का अधिकार है। पांचवा, मानवाधिकार आयोग सुनिश्चित करता है, प्रयास करता है कि मानव अधिकारों से संबंधित शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। देश के ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक जाने कि अधिकार क्या हैं, मानव अधिकार क्या हैं, मानव अधिकार की क्या सीमाएं हैं, क्या दायरे हैं, आदि आदि। तो मानव अधिकार से संबंधित शिक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रयास और इन अधिकारों के रक्षा उपायों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने का, अवेयरनेस बढ़ाने का, जनता जनार्दन को ये जानकारी देते हुए कि नागरिक आयोग, नागरिक अधिकार क्या क्या हैं। मानव अधिकार आयोग ये सुनिश्चित करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हों, सजग हों, जागरूक हों और अधिकारों का सही उपयोग समझें। तो शिक्षा और रक्षा उपायों के प्रति जागरूकता, ये भी उसके कार्यक्षेत्र का हिस्सा है। छठवां है गैर सरकारी संगठन। गैर सरकारी संगठन मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे गैर सरकारी संगठन जो मानवाधिकार के लिए काम कर रहे हैं और ऐसी संस्थाएं, अन्य संस्थाएं जो मानवाधिकार से संबंधित जानकारियां इकट्ठा करना, उस पर रिसर्च करना, उस पर आंकड़े तैयार करना आदि आदि करती हैं, उनको प्रोत्साहित करने का काम भी मानव अधिकार आयोग करता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। देश में बहुत सी ऐसे एनजीओ हैं, ऐसे गैर सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले थे, बहुत सी संस्थाएं हैं जो अंदरूनी इलाकों में जाकर विभिन्न तरीकों से उस इलाके में रहने वाले लोगों को जागरूक कर रही हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, चाहे नाटक आदि करवा के, चाहे कुछ शॉर्ट फिल्म दिखाकर या सेमिनार, वर्कशॉप आदि आदि करवाकर अंदरूनी इलाकों में मानव अधिकार आयोग की जहां पहुंच नहीं है, वहां ये गैर सरकारी संगठन अधिकारों के प्रति चैतन्यता जगाने का काम करते हैं। और ऐसा काम भारत में एनजीओज के द्वारा काफ़ी बड़ी तादाद में हो रहा है। इसी काम को प्रोत्साहित करने का काम, एनजीओ को मोटिवेट करने का काम मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उन कामों और तथ्यों की जांच करने में भी सक्षम है जिसमें मानवाधिकार के दुरुपयोग का आरोप आया है या मानवाधिकार के उपयोग में बाधक होने का आरोप आया है, तो उसकी जांच भी करता है तथा इन बाधक तत्वों को दूर करने की प्रयास करता है, दूर करने का सुझाव देता है, आदि आदि। ऐसे कई
कई स्थितियां आती हैं जब देखा जाता है कि उचित तरीके से मानव अधिकार का उपयोग एक समाज विशिष्ट किसी क्षेत्र में नहीं कर पा रहा है। बहुत से कारण होंगे। ऐसी स्थिति में मानव अधिकार आयोग इन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है, उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करता है जो मानव अधिकारों के उपयोग में बाधक हैं। जांच करता है, तथ्यों का पता लगाता है, इन कार्यों की जानकारी लेता है और फिर बाधाओं को दूर करने के लिए सुझाव देता है, प्रयास करता है। 8वां, इसके कार्यक्षेत्र के तहत 8वां कार्यक्षेत्र जो है वह है मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून। अभी तक जो बातें थी वो देश के अंदरूनी मामलों में, अब अंतर्राष्ट्रीय मामले में मानवाधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। मानवाधिकार से संबंधित जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून है या कोई संधि है तो भारत में उसके क्रियान्वयन करने का परामर्श देना, एडवाइजरी रोल, उसकी जानकारी में कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि ऐसी है जिसमें मानवाधिकार को लेकर कुछ नए सुझाव, नए कानून बने हैं, तो भारत की सरकार, राज्य सरकार, स्टेट को ये सुझाव देना, परामर्श देना कि इन प्रावधानों को अपने देश में भी, अपने क्षेत्र में भी लागू किया जाए। 9वां, आयोग जो है वो मानवाधिकार की उन्नति का प्रयास करता है, मानवाधिकार के विकास का प्रयास करता है, उसके लिए सतत रूप से सोचता रहता है, तरीके ईजाद करता है, नए नए अधिकारों को मौलिक अधिकारों में समाहित करने की गुंजाइश देखता है, संभावनाएं टटोलता है और उचित कार्रवाई करता है। तो इस प्रकार उन्नति और विकास, अधिकारों की उन्नति और अधिकारों का विकास, ये इसके कार्यक्षेत्र का एक अहम दायरा है। मानवाधिकार आयोग जो है निष्पक्ष रहता है और इसकी निष्पक्षता इस बात से साबित हो जाती है कि इसके अध्यक्ष जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते हैं। अधिकतर सदस्य जो हैं वो भी कुछ इसी तरीके के ओहदे पे रहते हुए इसके सदस्य बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार निष्पक्ष होकर मानवाधिकार हनन से संबंधित सभी शिकायतों की जांच करना, समाधान करना और मानव अधिकार के विकास और उन्नति का समग्र प्रयास करना, ये मानव अधिकार का कार्यक्षेत्र है। ये जानने के बाद कि मानव अधिकार आयोग का कार्यक्षेत्र कितना बड़ा है, विस्तृत है और कितनी ये संस्था शक्तिशाली है, थोड़ा सा ये भी हम जान लें कि कुछ ऐसी भी स्थितियां हैं जिस पर मानव अधिकार आयोग दखल नहीं दे सकता। अधिकार के विकास और उत्थान के नाम पर कुछ स्थितियों में मानव अधिकार आयोग दखल नहीं दे सकता। वो कौन कौन सी स्थितियां हैं? पहला, आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर की जो शिकायतें हों उस पर वो सुनवाई नहीं कर सकता। ऊपर जो मैंने 8-9 बातें बताई ये आयोग का दायरा बताता है। इस दायरे के बाहर यदि कुछ शिकायतें हो रही हैं तो मानव अधिकार आयोग इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं करेगा, न कर सकता है, क्योंकि ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दूसरा, मानव अधिकार आयोग ऐसी शिकायतों पर भी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जो शिकायतें अधूरी लग रही हैं, जो शिकायतें अस्पष्ट हैं, जिसमें विस्तृत रूप से ब्यौरा नहीं दिया गया है, जो शिकायत की जा रही है उसका विस्तृत रूप से ब्यौरा नहीं दिया गया हो, उस पर भी वो सुनवाई नहीं करेगा। तीसरा, मानवाधिकार आयोग नौकरी संबंधी शिकायतें नहीं सुनता, वो अधिकार संबंधी शिकायतें सुनता है पर नौकरियों से संबंधित शिकायतें नहीं सुनता। कई बार नौकरी में भी ये ऐसी बातें सामने आती हैं कि पता लगता है या शिकायत आती है कि जो उच्च अधिकारी हैं वह नीचे के अधिकारी को उसके कार्य क्षेत्र में दखल दे रहे हैं,
उसके अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहे हैं, उसे कार्य नहीं करने दे रहे हैं, आदि आदि। ये शिकायत जो है वो कहीं और जाएगी। ये मानव अधिकार से जुड़ी हुई शिकायत नहीं है। मानव अधिकार, ऐसे अधिकार जिनका संबंध मानव को मानव जैसा सक्षम बनाए रखने में समर्थ हो, उसे कहते हैं मानव अधिकार। तो इसलिए नौकरी संबंधी अधिकार भी इसके दायरे में नहीं है। इसके बाद न्यायाधीश से संबंधित मामले, न्यायाधीश से संबंधित मामले भी मानवाधिकार आयोग के तहत नहीं आते। अर्थात न्यायाधीशों के बर्ताव व्यवहार को लेकर किसी तरह की शिकायत मानवाधिकार आयोग में नहीं की जा सकती और न ही मानवाधिकार आयोग ऐसी किसी शिकायत की सुनवाई करेगा। और अंत में साल भर से अधिक समय यदि हो गया हो किसी घटना को, तो उसके बाद उस घटना से संबंधित मामले की वह सुनवाई नहीं करेगा। अर्थात यदि किसी शिकायतकर्ता को अधिकार के हनन की, अधिकार के दुरुपयोग की शिकायत करनी है तो घटना के 1 वर्ष के अंदर मानव अधिकार को करें, अन्यथा नहीं। अन्यथा वे निराशी होंगे, क्योंकि मानव अधिकार आयोग ने उसकी एक समय सीमा रखी है और वह है 1 वर्ष के अंदर। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव अधिकार आयोग का बहुत विस्तृत दायरा है और एक तरीके से हमारा वॉच डॉग है। हमें नागरिकों जैसे जीवन देने के लिए, जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। उसके साथ ही इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। अब हम आते हैं अभी तक हमने अधिकारों की बात की। मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि हम भारतीय लोग निश्चित रूप से अपने अधिकारों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अधिकारों की बात हम बहुत करते हैं और करना भी चाहिए। एक नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन जिम्मेदार नागरिक के कुछ कर्तव्य भी होते हैं। नागरिक 2 पहलू होते हैं, अधिकार और कर्तव्य। हम में से कई लोग केवल अधिकारों की बात करते हैं और कर्तव्यों को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य जुड़े हुए हैं। मैंने अभी आपको 2 उदाहरण दिए थे कि हमें अधिकार है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, तो मैंने लाउड स्पीकर लिया और अपनी भावनाओं को जोर जोर से व्यक्त करने लगा। लेकिन ऐसा करते हुए मैं स्कूल के परिसर में व्यवधान कर रहा था। जब मैंने लाउड स्पीकर से जोर जोर से बोलना शुरू किया तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्त करूं जिससे स्कूल के अधिकार का हनन ना हो। ये मेरा कर्तव्य है। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं कचरा फेंकूं तो ऐसा फेंकूं कि दूसरे के लिए वो गंदगी ना बने। ये मेरा कर्तव्य है। दूसरे शब्दों में अधिकार और कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स, ये साथ साथ चलते हैं। अधिकार क्या है ये तो हम समझ गए, और वैसे तो कर्तव्य क्या है ये भी हम समझते हैं, ड्यूटी क्या है ये भी हम समझते हैं। लेकिन फिर भी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के नाते हम थोड़ा इसको परिभाषित करें और समझने की कोशिश करें कि कर्तव्य क्या है। करने योग्य कार्य कर्तव्य है। करने योग्य कार्य कर्तव्य कहलाता है। जो भी कार्य करने योग्य है वह हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य जो है वो व्यक्ति द्वारा निभाए गए ऐसे दायित्व हैं, ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिससे समाज का विकास होता है। समाज का विकास होता है, ऐसी कुछ जिम्मेदारियां हैं। कर्तव्य जो है वह जिम्मेदारी है, अधिकार जिम्मेदारी नहीं है। कर्तव्य वस्तुतः कुछ ऐसे निश्चित और अवश्य किए जाने वाले कार्यों को कहते हैं जो कि एक सभ्य समाज में व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों के बदले में करने पड़ते हैं।
मैं फिर से दोहरा दूं, ऐसे निश्चित और अवश्य किए जाने वाले कार्य, निश्चित कार्य और अवश्य किए जाने वाले कार्य जो कि एक सभ्य समाज में, एक अच्छे राज्य में रहने वाले व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों के बदले में मिलते हैं। आपको ये अधिकार है तो आपको ये कर्तव्य भी है। आप केवल अधिकारों की बात नहीं कर सकते या आप केवल कर्तव्यों की बात नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति तो आती ही नहीं है। तो इस प्रकार कुछ मूल कर्तव्य भी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। और कर्तव्य क्या है? बहुत छोटी परिभाषा है, बड़ी स्पष्ट है। करने योग्य कार्य कर्तव्य, करने योग्य कार्य कर्तव्य। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो याद रखेंगे उस समय केवल अधिकारों का जिक्र था उस संविधान में। 26 जनवरी 50 को जब संविधान लागू हुआ था तो इस संविधान की पुस्तक में कर्तव्यों का जिक्र नहीं था, केवल अधिकारों का था। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि संभवतः हमारे संविधान निर्माता मानते थे कि भारतीय नागरिक अपने कर्तव्यों को बखूबी जानता है और उसको संवैधानिक जामा पहनाने की जरूरत नहीं है। मूल कर्तव्यों का जिक्र हमारे संविधान में नहीं था, पर जैसे जैसे समय बीतता गया कर्तव्यों को संवैधानिक जामा पहनाने की आवश्यकता बढ़ती चली गई। सन 1976 में 42वें संशोधन के तहत ये अनुभव किया गया कि संविधान में नागरिक के मौलिक कर्तव्य डाले जाएं और इसलिए चौथा भाग, बाद में एक नया भाग चौथा, 4th A, चतुर्थ अ, ये भी जोड़ा गया। इस नए भाग में अनुच्छेद 51 अ के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य। कितने मौलिक कर्तव्य? 10। कब लागू हुआ? 1976। कौन सा संशोधन? 42वां संवैधानिक संशोधन। और महत्वपूर्ण बात ये कि कर्तव्यों का जिक्र हमारे संविधान निर्माताओं ने 1950 में जो संविधान लागू किया था उसमें नहीं किया था। अब ये 10 मौलिक कर्तव्य क्या हैं? थोड़ा इस पर नजर डालें। 10 मौलिक कर्तव्य क्या हैं? पहला, संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान। संविधान का पालन, संविधान की जो पुस्तक है उसकी हम बखूबी इज्जत करें, उसमें दिए गए आदर्शों, उससे जुड़ी हुई संस्थाएं जैसे पार्लियामेंट, न्यायपालिका आदि आदि, और उसमें राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, झंडा, अशोक चक्र, इन सब का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे। पालन करना कर्तव्य है और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि का सम्मान करे। केवल अधिकार की बात न करे, इसके लिए आवश्यक है कि वह सम्मान भी करे इन राष्ट्रीय प्रतीकों का। जब राष्ट्रगान हो तो वो एक जगह स्थिर होकर खड़े हो जाए उसके सम्मान में। राष्ट्रीय झंडा हो तो उसका भी सम्मान करे। राष्ट्रीय झंडे को लेकर कई नियम हैं, उन नियमों का परिपालन करे। दूसरा कर्तव्य, राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रेरक आदर्श थे, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा दी, ऐसे आदर्श उनका पालन करे। आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन से, फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए जो आदर्श थे उनका वो
सम्मान करे, पालन करे। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे उन्हें अपने हृदय में संजोए, एकता, अखंडता आदि आदि, और उनका पालन करे। राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्यों अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्यों को अपने हृदय में समाहित करे। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। तीनों शब्द देखिए, संप्रभुता, एकता और अखंडता। संप्रभुता अर्थात सॉवरेंटी, सॉवरेंटी अर्थात जिसके ऊपर कुछ कोई ना हो। कर्तव्यों के तहत, कर्तव्यों की श्रृंखला में उसका अगला महत्वपूर्ण कर्तव्य है, 10 में से चौथा कर्तव्य, देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा। प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। मूल अधिकारों की चर्चा करते हुए मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसा संवैधानिक प्रावधान भी है जिसके तहत राज्य को यह अधिकार है कि वह जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा के लिए समाज के किसी तबके को, किसी वर्ग को आदेश दे सकती है कि वे देश की रक्षा के लिए सामने आए। उसी के तहत यहाँ कर्तव्य की बात हो रही है कि ऐसी स्थिति में जब राज्य को आवश्यकता हो, देश के सक्षम वर्ग को अपनी सेवाएं अपने अपने तरीके से देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए देनी चाहिए। बुलाए जाने पर वह रक्षा के कार्य में आगे रहे। पांचवा मौलिक कर्तव्य, लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह ऐसी कोई हरकत, ऐसी कोई गतिविधि ना करे जिससे भ्रातृत्व की भावना में ठेस पड़ रही हो, चोट पड़ रही हो। समरसता की भावना में किसी तरह का दुष्प्रभाव हो रहा हो। भारत के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो बंधुत्व की भावना से काम करें, बंधुत्व की भावना का विकास करें और धर्म, जाति, प्रदेश, भाषा, वर्ग आधारित भेदभाव से ऊपर उठकर ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये जो बातें मैंने बताई अभी, धर्म, जाति, प्रदेश, भाषा, वर्ग, इनसे परे उठना हमारा कर्तव्य है, इनसे ऊपर जाना हमारा कर्तव्य है। ये जो भावनाएं हैं, क्षेत्रीयता की भावना, भाषा की भावना, ये एक तरीके से देश के एकीकरण में बाधक होती हैं। ये भावनाएं होना चाहिए, लेकिन एक सीमा तक। सर्वोपरि राष्ट्रहित है, सर्वोपरि राष्ट्र प्रेम है, और इसलिए इन भावनाओं को जो भेदभाव पैदा करती हैं, ऐसी प्रथाओं को जो भेदभाव पैदा करती हैं, उन्हें त्यागें और साथ ही महिलाओं का सम्मान करें।